अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, अमेरिका और ईरान में मुआहदा तय पा गया है। ये सारी खबरें आप सुन रहे होंगे। जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं उन्हें देखकर ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि ईरान ने ये जंग न सिर्फ अस्करी महाज पर जीती है बल्कि सफारती महाज पर अमेरिका को चारों शाने चित कर दिया है। उसकी वजह क्या है? ये बात जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये मेरी नज़र में क्यों इस तरह से है, उसकी वजह यह है कि जो अब तक की इतलात हमारे सामने आई हैं, मुफाहमती यादाश्त जो MOU है उसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो उसे देखकर पढ़कर ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम तर शराइत जो ईरान की थी वो मनवाने में कामयाब हुआ। अमेरिका सिर्फ एक शर्त अमेरिका ने मनवाई है और वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ से जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वहाँ कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक वाहिद शर्त है। वैसे जंग से पहले वो पूरी दुनिया के लिए वो जो बंदरगाह है, वो आबी गुजरगाह है, वो फ्री थी। और इसी तरह से एटमी जो मामलात हैं वो 60 दिन के मामलात जो मुज़ाकरात होंगे उसमें तय किए जाएंगे। और अगरचे कि ईरान जो था वो ये जंग शुरू करने से पहले ये वाज़े तौर कर चुका था कि वो एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। जो ज़ूदा यूरेनियम है उसका मामला ज़रूर था, वो क्यों बढ़ाई थी उस पर भी बात करेंगे। इस इनरिचमेंट से क्या हासिल करना चाह रहा था ईरान, और जो अब ईरान को इस मुफाहमती यादाश्त के बाद जो कुछ मिलेगा, इतनी तमाम तर कुर्बानी और इसके बाद जो कुछ मिलेगा, क्या वो वाक़तन ईरान की तकदीर बदल सकता है आने वाले वक्त में। जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब पूछा गया अमरीकी नायब सदर से कि ये जो टोल टैक्स है ये ईरान नहीं लगाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ तवील अरसे तक नहीं लगा सकेगा। अलबत्ता उन्होंने तवील अरसे की वजाहत नहीं की कि ये तवील अरसे की क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है। और दूसरा मामला ये है कि क्या ये अपनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी जैसा कि वो दावा करता रहा है। ये भी एक मामला है, इस पर भी अभी को क्लैरिटी नहीं है। अब मामला ये है कि इसराइल जो है इतवार के रोज़ उसने बैरूत पर हमला किया और अमरीकी सदर चीख उठे कि ये हमारी कोशिश है कि हमारा मुआहदा जो है उसको सबूताज कर रहा है इसराइल और इसको नहीं करना चाहिए। उन्होंने उनकी जैसे कह लीजिए सरजनिश भी की और दोनों पार्टियों से जो है वो दोबारा कोई हमला ना करने की बात कही। अगरचे कि ईरान उसके जवाब में ये कह रहा है कि जब ये 19 जून के बाद हम इसके पाबंद होंगे, उससे पहले हम जिस मुफाहमती यादाश्त की मैं और आप बात कर रहे हैं उसके पाबंद नहीं हैं, क्योंकि 19 जून को जनेवा में पाकिस्तान की मेज़बानी में ये जो है मुज़ाकरात या ये दस्तखत की तकरीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर बताया कि पाकिस्तान जो है, उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ़ भी की और साथ बताया कि पाकिस्तान ने ये अमन का मुआहदा कराने में कामयाब हो चुका है। अब मामला ये है कि इसराइल जो है उसका किरदार क्या रहेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि वो तो किसी को जवाबदेह नहीं है। जब तक उसका पूरी दुनिया मिलकर उसका जो है ना हाथ नहीं रोकती, उसको आलमी कवानीन का पाबंद नहीं बनाती, तो इस मुआहदे का इस जो अब मुफाहमती यादाश्त है इसका क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि वो किसी भी वक्त कहीं पर भी बमबारी कर सकता है। इस मुफाहमती यादाश्त को वो बर्बाद कर सकता है और अगर कोई मुआहदा 60 रोज़ बाद हो भी जाए तो उसकी भी गारंटी शायद कोई नहीं हो गई। अगरचे कि जो मुफाहमती यादाश्त की तफसीलात सामने आई हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि सलामती कौंसल की करारदाद के ज़रिए और IAEA के जो बोर्ड है जो एटॉमिक रिलेटेड मामलात होंगे उसके बोर्ड की करारदादों के ज़रिए इसको इंश्योर किया जाएगा। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में हमारे साथ खालिद फारूकी साहब हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत गहरी निगाह रखते हैं ख़ासतौर पर अरब और मशरक़ वस्ता और ईरान के मामला पे। एयर वाइस मार्शल साहब जो हैं एजाज़ महमूद साहब दिफाई तजिया निगार हैं और हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में होते हैं, बड़ा जिसे कह लीजिए कि टू द पॉइंट तजिया देते हैं। डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब जो हैं माहिर हैं आलमी अमूर के। पहले तो मैं सबसे पहले एजाज़ महमूद साहब आपके पास आऊँगा, क्योंकि इस जो मैंने जहाँ बात के अपने इंट्रो का इख्तिताम किया है वो हंच कहीं ना कहीं मेरे पास मौजूद है, मेरे दिल में मौजूद है। वो है इसराइल का किरदार, इसराइल की कोशिश। और इसराइल के अंदर अब भी आप देख रहे हैं कि उनके वज़रा, उनके जो इंतहा पसंद हैं, उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जैसे ये वाज़े हो रहा है कि ये ज़बरदस्ती अमेरिका उसे कबूल करा रहा है, अदरवाइज़ वो ये मुआहदा करना नहीं चाहता। ये उसकी जो ख्वाहिश है कि ये मुआहदा किसी तौर ना हो सके। तो आइंदा स्पॉइलर के किरदार, जो उसका स्पॉइलर का किरदार है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे दुनिया जो है वो उसको आलमी कवानीन का पाबंद बना सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपकी जो कंसर्न है वो बड़ी उसमें आपने बड़ी हिकमत वाली बात है, उसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह इंसानों के रवैयों से
आप उनके फ्यूचर कंडक्ट के बारे में कोई राय कायम रखें। किसी तरह का कोई तासुर ले सकते हैं या कोई अंदाजे लगा सकते हैं। इसी तरह हुकूमतों के भी और रियासतों के भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। तो इन हालात में जबकि जंग के 3 जो फरीक थे उसमें सबसे अहम फरीक तो इजराइल है, क्योंकि अमेरिका ने भी जो जंग लड़ी वो इजराइल के इंस्टिगेशन पे और इजराइल के वसी तर इलाकाई मफाद के लिए जो जंग लड़ी गई। लेकिन जब मुज़ाकरात की मेज पे बैठना पड़ा तो इजराइल उसका हिस्सा नहीं था। और फिर हमने देखा कि अमेरिका की डेस्परेशन थी कि किसी तरह ये मुज़ाकरात किसी नतीजा पर पहुंचे, लेकिन इजराइल ने वो जो प्री कंडीशनैलिटीज ईरान की तरफ से थी, बिलखुसूस उनकी एक शिक जो लेबनान के हवाले से थी, इजराइल ने बड़े तवातुर के साथ उस चीज़ को सैबोटाज किया। तो अब अगरचे ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि बिल आखिर हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे ये जो नतीजा खेज एक स्टेज आ गई है मुज़ाकरात की और बैक चैनल डिप्लोमेसी की, जिसका यकीनन क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप फील्ड मार्शल साहब को मैं समझता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट उसमें रहे, राइट इन द मिडल ऑफ द वॉर उन्होंने जाके जो है ईरान में मुज़ाकरात को अलाइव रखा और ओवरऑल जंग के टेम्परेचर्स भी कंट्रोल करने में पाकिस्तान ने उनकी काविशों से कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर एक आइडियल मुआहिदा भी हो जाए, अगरचे इन हालात में जहाँ पे इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो, कोई मुआहिदा भी आइडियल नहीं कराया जा सकता, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली कोई आइडियल मुआहिदा भी हो जाए तो इजराइल का रोल एज स्पॉइलर रहेगा। एट बेस्ट हम अमेरिका से ये तवक्को कर सकते हैं कि अमेरिका इजराइल को ये कन्विंस करे कि कुछ अरसे के लिए वो इस मुआहिदे को चलने दे, ताकि एक ब्रीथिंग स्पेस या एक स्ट्रेटेजिक पॉज जो है अपने आप को री इनविगोरेट करने के लिए वो मिल जाए इजराइल को भी, अमेरिका को भी, और ऑब्वियसली वो चाहें या ना चाहें बाय डिफॉल्ट ईरान को भी अपने आप को री इक्विप करने का मौका मिल जाएगा। तो ये कोई भी पीस इस खिते में अगर हम समझें कि वो मुस्तकिल होगा, वो मेरा ख्याल है खाम ख्याली होगी, उसका दुरानिया बढ़ सकता है, जिसकी हमें दुआ करनी चाहिए। अब जहां तक आपने बात की कि क्या कोई इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड होगा इजराइल पर जहां पे उसको मजबूर किया जाए कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करे, तो उसके लिए तो एक अदारा मौजूद है ना, उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा मौजूद है। लेकिन सुपर पावर जो हैं और इस वक्त जो सोल सुपर पावर है अमेरिका, वो तो हर तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को उन्होंने बाईपास किया होगा। आपने देखा गजा के मामले में भी उन्होंने एक पैरेलल या सुपरफ्लुअस पीस बोर्ड कायम कर दिया। तो आजकल के दौर में तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो तो मुझे लगता है कि हेल्ड इन अबेंस है। जिस तरह किसी मुल्क में कोई बगावत होती है तो आइन जो होता है उसको वो मुअत्तल कर देते हैं या हेल्ड इन अबेंस कर देते हैं, इसी तरह इन लोगों ने, जूइश लॉबी ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आज की ये जो दुनिया है उसमें इंटरनेशनल लॉज को उन्होंने बेस किया हुआ है। माइट इज राइट। ठीक है, मैं आपकी बात से जरा बढ़ा के मैं डॉक्टर फानी के पास जाऊंगा। डॉक्टर इरफान फानी साहब, ये बताइए कि अगर सलामती काउंसिल इसराइल के खिलाफ करारदादें मौजूद हैं, वो सुनता ही नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा की, तो ईरान को क्या मिलेगा सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए श्योरिटी, इस चीज़ की श्योरिटी लेने के लिए कि इससे कोई उसको श्योरिटी मिल जाएगी? श्योरिटी तो कोई नहीं मिलने लगी। दूसरी बात जो अहम है इस सारे मामले पे, अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम थी इसराइल के मामले में तो बिल्कुल वाज़े हमें नज़र आया। गजा जंग बंदी की बात हो या कोई दूसरा मामला हो, हमें कोई उसका किरदार नज़र नहीं आ रहा। अभी एजाज साहब ने भी यही कहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है? अमरीका तो इसराइल की साइड पे है। जो बरूत पे हमला हुआ तो उन्होंने कहा हाँ, हक़ दिफा मौजूद है इसराइल के पास। इसराइल के पास हर तरह का हक़ दिफा है, किसी और मुल्क के पास वो हक़ दिफा नहीं। तो फिर किस तरह से ये जो इंटरनेशनल जो डेकोरम है ये किस तरह से कायम रह पाएगा?
जी शाह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कहते हैं कि देर आर थाउजेंड ऑफ स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। जुम्मा अभी बहुत दूर है, 19 जून बहुत दूर है, जब इस तरह के मामलात जिसमें बहुत सारे फ्री कैन होते हैं, गल्फ कंट्री है, इजराइल स्पॉयलर के तौर पर, ईरान है, यूएसए है और पाकिस्तान है, तो इस सिनारियो के अंदर दुआ हमें ये करनी चाहिए कि जुम्मे को जिनीवा के अंदर ये दस्तखत हो जाएं। अच्छा, आपने जो बात की कि जब ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस मौजूद है तो उस वक्त ईरान के हवाले से अभी तक उसने क्या कर लिया है, तो देखें जो कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ना जो रियासत की डिप्लोमेटिक पावर होती है, दैट इज कनेक्टेड विद द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ द स्टेट। अब तक ईरान को कभी भी ऐसा मौका मिला नहीं था कि वो दुनिया को अपनी इस तरह से पावर को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता। इससे पहले ना ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से इस तरह से अटैक किया गया और ना अमेरिका उनके साथ मौजूद था। ईरान के ऊपर एक विलन का टैग लगा दिया गया था और इजराइल की लेंस से जो है वो दुनिया और मगरबी दुनिया ईरान को देख रही थी और जो इलाकाई ममालिक थे वो भी देख रहे थे। लेकिन अब जब निगोसिएशन हुई हैं तो के बाद भी आपको डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स में कुछ चीजें ऐसी नजर आई हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से हम समझ रहे थे कि ईरान इस तरह का मुल्क है, ये उससे जरा मुख्तलिफ मुल्क है, ये स्मार्ट लोग हैं और इनकी जो तहजीब है वो 5000 साल पुरानी तहजीब रखने वाले लोग हैं। तो जिस तरह से ईरान ने अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट किया है और अपनी पावर को पोर्ट्रे किया है, इसके बाद उसकी जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी के ऊपर अब उसका अपर हैंड आप समझ ले। अभी भी आप देख लें कि जितनी भी दफा डील की बात कर रहे थे तो वो सारी की सारी बात आ रही थी अमेरिका की तरफ से। मतलब जब भी ये कहा जाता था कि वी आर क्लोज टू द डील, तो ये 38 to 50% ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। क्यों कहा गया कि ईरान ने अपनी जो पावर थी उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया, दुनिया को बता दिया कि वो कितना ताकतवर है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके पास है, वो जब चाहे दुनिया की जो ऑयल सप्लाई लाइन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, जब चाहे मशरक वुस्ता के ममालिक की जो एयर स्पेस है उसको वो बंद कर सकता है। लिहाजा ये वो सारे के सारे लेवरेजेस हैं जो अब दुनिया को समझ आ गए हैं कि वो ईरान के पास हैं। लिहाजा अब ईरान जो कहेगा, क्योंकि अब इस पूरी जंग में भी आप देखें कि जो अमेरिका कहता रहा है उसके ऊपर तो खदशात दुनिया को रहे हैं और वो झूठ भी साबित होता रहा, लेकिन जो ईरान ने दावे किए हैं उनमें से कोई भी दावा आपको गलत होता दिखाई नहीं देता। ईरान ने कहा कि हमारे इतने लोग जो हैं वो मरे हैं या इतने हमारे ऊपर हमले हुए हैं, वो सारी की सारी दुनिया जो है उन फैक्ट्स को मानती है। तो ईरान ने सफारतकारी के अंदर भी जहां अपना लोहा मनवाया है इस साढ़े तीन माह के अंदर, वहां उन्होंने मिलिटरीली भी दुनिया को यह बता दिया है कि एक सैंक्शन ज़दा जो मुल्क है वो किस तरह से दुनिया की दो टॉप टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर पावर्स को नाकों चने चबवा सकता है। और वो जो दोनों ममालिक मुत्तहिद होकर ईरान के ऊपर हमला करने आए थे, जब जंग का इख्तिताम हुआ तो उन दोनों ममालिक के दरमियान दरारें पड़ती हुई आपको नजर आ रही हैं। इस वक्त एक सफ़े मातम है जो इजराइल के अंदर बिछा हुआ है और पूरे अमेरिका के अंदर इसको ईरान की एक स्ट्रेटेजिक विन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ईरान ने अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर के साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक माइलेज है उसको अपनी फेवर में कर लिया है। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये जो इलाकाई ममालिक हैं वो भी ईरान के साथ डील करने में अपनी अप्रोच को तब्दील करेंगे और अमेरिका भी अब जिस तनाजुर में इजराइली लैंड्स के साथ डील करता रहा है ईरान को, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील करने की कोशिश करेगा और ईरान को समझने की कोशिश करेगा कि हमने सारी की सारी ताकत आजमा ली लेकिन ईरान का जो रजीम है वो इंटैक्ट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले हदफ नहीं था, वो भी आपने खुलवा दिया, तो कौन सा कारनामा आपने सारा अंजाम दे लिया। ईरान पहले भी कह रहा था कि मैं एटम बॉम्ब नहीं बनाऊंगा, अब भी वो कह रहा है कि मैं नहीं बनाऊंगा। एक लिमिटेड जो इनरिचमेंट की बात है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी न्यूयॉर्क टाइम को इंटरव्यू देते हुए कर लिया कि हाँ एक महदूद जो वो इनरिचमेंट सिविल न्यूक्लियर जो। तो कहने की बात यह है कि ईरान उन तमाम दावों में सच्चा साबित हुआ जो ईरान ने किए थे और अमेरिका और इजराइल और उन तमाम अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहे जो अहदाफ लेके वो इस जंग में आए। ठीक है, मैं अब ये जो MOU की 14 निकात हैं इस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ जो सवाल डॉक्टर साहब की बात से सामने आया है वो ये है कि ईरान बीइंग अ विनर, जब वो विनर नहीं था उसको प्रोपेगेंडे के ज़रिए भी जो भी उसकी शक्ल दिखाई गई थी, जो भी मामलात थे, उसके साथ भी अरब ममालिक और उसके हमसाया ममालिक जो है वो अपने आप को इनसिक्योर समझते थे।
आप जानते हैं कि मुझे पाक अरब अमेरिकन कॉन्फ्रेंस याद आती है जहाँ पे हर बंदा ये समझता था कि जी बस अभी ईरान हमला होने वाला सऊदी अरब के ऊपर, जब इस्लाम साहब गए थे पिछले टेन्योर के अंदर, मैं वहाँ मौजूद था। अब मामला ये है कि ये जो ईरान इस जीत के बाद जो अरब ममालिक हैं वो अपने आप को पहले से ज़्यादा गैर महफूज तस्वर करेंगे। क्या सिचुएशन होगी उस सूरत में बन सकती है? किस तरह से ईरान उनको ये यकीन दिलाएगा या उनसे बात करेगा कि वो अपनी इस इनसिक्योरिटीज, क्योंकि इसके अगेंस्ट ही सारे अड्डे बनाए गए, फौजी अड्डे बनाए गए, तो ये जो पैराफिनेलिया है ये कैसे चेंज होगा? मैं नौशाद साहब, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी इसमें डिफरेंट भी एक पहलू से गुफ्तगू करना चाहूँगा। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो डील हुई है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद सबसे बड़ी एक सिफारती अमन के लिए सबसे बड़ी सिफारती कोशिश है जो तो कौमी असम्बली में कहा गया कि पाकिस्तान को या मौजूदा क़यादत को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए इस एफर्ट के ऊपर। बिल्कुल मिलना चाहिए, बाकी छोटी छोटी बातों में मिल सकता है, इस पर मिलना चाहिए। वर्ल्ड वार में सिर्फ एक सुपर ताकत थी जिसके पास एटम बम था। यहाँ पे 2 मुल्क थे जिनके पास एटम बम था, अमेरिका के पास भी और इसराइल के पास भी। पाकिस्तान और 10 ममालिक, 11 ममालिक इसमें, शायद 10 या 11 ममालिक इसमें इन्वॉल्व थे। तो उस झगड़े को, तनाज़े को समेटा है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की लीडरशिप को बड़ा खराज तहसीन इस पर पेश करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से ईरान को इस तनाज़े से निकाला है, और इस तरह उन्होंने अमेरिका को भी एक फेस सेविंग दे दी है, वो भी निकले हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसराइल का बहुत बड़ा फेलियर ये है कि वो इस तनाज़े को बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सका, या अभी तक नहीं है। लेकिन कल को वो कैसे कामयाब होता है, बैरूत पे वो कब्जा, लेबनान पे वो कब्जा छोड़ता है, नहीं छोड़ता। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या तनाज़ा असल में इस पूरे रीजन का ये है, ईरान और अमेरिका? क्या तनाज़ा जो है वो अरब मुल्कों का और ईरान के ताल्लुकात ये है? ये मुझे ये बताए ना, ये तनाज़ा क्या अरब? मेरे नजदीक तो तनाज़ा एक्चुअली इसराइल है। नहीं। देखिए, तनाज़ा असल में है फिलिस्तीनी रियासत। हाँ जी, मैं ये अर्ज करना ठीक है। इस सारी बहस में फिलिस्तीनी रियासत कहां पे है? इस सारी बहस में या ईरान ने मुज़ाकरात जीत लिए, ईरान ने जंग जीत ली, इस पे फिलिस्तीनी रियासत कहां पे है? अब फिलिस्तीनी रियासत का मतलब इसके बाद आएगा ना? नहीं, क्यों बाद में आएगा? हमारा देखिए, ईरान का अमेरिका से, ईरान की इसराइल से दुश्मनी क्या थी? मर्गबार इसराइल की क्यों थी? अल-कुद्स की लड़ाई थी, क्या थी? वो जो हर हफ्ते हर जुमे को बनाया जाता था। ये बात तो ये थी कि हम जी यहाँ पे इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते। अभी बड़ी स्मार्टनेस से, बड़ी चालाकी के साथ वेस्ट सारे ने, अमेरिका ने उस सारे फिलिस्तीन के तनाज़े को गोल किया हुआ है। और ये तनाज़ा क्या बन गया? किसकी जीत किसकी हार है? अमेरिका की हार, इसराइल ईरान की जीत। मान लिया इस बात को, ये है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस ये जितनी भी प्रपोजल, आप जितने भी निकात अब तक हमारे सामने पॉइंट्स आए हैं, इसमें फिलिस्तीनी रियासत का कहाँ पे मामला है? नहीं, यकीनन फिलिस्तीन किसी जगह पे उसका एक लफ्ज भी नहीं है। अगर लेबनान की बात है कि लेबनान में हिजबुल्लाह बैठी है और हिजबुल्लाह को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, देखिए लेबनान की जो दाखिली सलामती है उसको तो 2 चीज़ें, लेबनान की सलामती को 2 चीज़ों ने मुतासर किया हुआ है, एक इसराइल ने और एक हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह क्या है? स्टेट विद इन स्टेट। क्या हिजबुल्लाह वहाँ की लेबनान की हुकूमत है? क्या हिजबुल्लाह लेबनान की रियासत को रिप्रेजेंट करती है? वो जायज़ है या नाजायज़, इस बात को छोड़ें आप। क्या हिजबुल्लाह लेबनान की रियासत को रिप्रेजेंट करती है? नहीं करती। लेबनान को रिप्रेजेंट कौन करेगा? लेबनानी हुकूमत करेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है, वो तो उसके ऑपोजिट भी तो बात की जाती है। लेबनानी हुकूमत के बारे में बात की जाती है कि वो अमेरिकी दरपर्दा है। ये तो गलत बात है ना, ये तो हम ऐसे ही नहीं, ये आप फिर आप खुद हम पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं कि वो तो वहां के पर्सपेक्टिव और है। नहीं नौशाद साहब, हम खुद ही लेबनान की हुकूमत के ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं। हम कौन होते हैं लगाने वाले इल्जाम? लेबनान की हुकूमत, जिसको लोगों ने वोट दिए, वो फैसला करे। जो हुकूमत वहां बनती है वो टाउट बनती है, एजेंट बनती है, बने ना बने। मसला मैं आपको फिर ये बताऊं, इस सारे मामले में क्या हुआ है, फिलिस्तीनी रियासत का कहीं भी कोई जिक्र नहीं हो रहा, गजा को खाली करवाने का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा, और वो यरूशलेम को आधा तकसीम करने का कहीं जिक्र नहीं हो रहा। इस मसले ने हल कब होना है? इस मसले ने हल होना है जब तक फिलिस्तीनी रियासत नहीं बनती, और इस मसले ने हल होना है 2 स्टेट थ्योरी के बुनियाद पर। इस 2 स्टेट थ्योरी को कौन नहीं मानता था? 3 कुव्वतें नहीं मानती थी। एक इसराइल का रिजिड अनासर जो कंजर्वेटिव है वो नहीं मानते थे, एक वहां पे हमास नहीं मानती थी, और एक ईरान नहीं मानता था। इन 3 कुव्वतों के अलावा सारी कुव्वतें ये कहती थी 2 स्टेट थ्योरी को हर मुल्क मानता है। ईरान उसमें रुकावट है, उस 2 स्टेट थ्योरी में। आज जो मामला सारा तय पा रहा है, जितनी बात हो रही है, इस पे फिलिस्तीनी रियासत कहां पे गुम हो गई? आप क्यों नहीं बात कर रहे गजा की? आप क्यों नहीं बात कर रहे मगरबी किनारे की? अब ये सारी चीजें देखिए, आप इसराइल ने भी बड़ी चालाकी से, होशियारी के साथ
उसमें से फ़लस्तीनी रियासत को निकाल लिया है, और हम बात क्या कर रहे हैं कि क्या इसराइल इसकी खिलाफवर्जी लेबनान की करेगा नहीं करेगा। मामला ये है कि इस चीज़ को सारी को इसके साथ, अगर ये जिस वजह से इसराइल की और ईरान की लड़ाई शुरू हुई वो इसलिए शुरू हुई थी कि गज़ा में इसराइल ने बमबारी की थी, ईरान ने उनके ऊपर मिसाइल चलाए थे, उन्होंने भी जवाबी तौर पे इसराइल ने भी हरकत शुरू कर दी, उन्होंने हमला कर दिया बाकायदा तौर पे। अब इस हमले में अमेरिका भी शामिल हो गया। आज इस मामले को हल करने के लिए ये मुसलमान ममालिक जो बगलें बजा रहे हैं ना, ये सारे एक खुशफहमी का शिकार हो गए हैं, ये फ़लस्तीनियों को भूल गए हैं। उनकी रियासत का वो जो जिसमें कहा गया है कि तमाम महाज बंद किए जाएंगे मशरिक़ उसमें कहां पे है, उसमें गजा कहां पे है? यकीनन गजा का नाम नहीं है तो क्यों नहीं है ना। देखिए ना, जब ये आप डील कर रहे हैं, जब ये बात कर रहे हैं, बोर्ड बन गया ना, वो गजा के लिए बोर्ड क्या, इसका मतलब ये है, इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमने गजा के लिए जो बोर्ड है वो रास्ता हमने सिलेक्ट कर लिया है। रास्ते में तो उसमें तो सारे लोग मौजूद है ना, पाकिस्तान समेत। फिर वही अर्ज कर रहा हूं, फिर वही अर्ज कर रहा हूं कि आज ईरानी क़यादत भी जब ये सारा कुछ कर रही है, डील कर रही है, मामला तय कर रही है, तो उसमें जब वो लेबनान का बार बार जिक्र करते हैं तो लेबनान ही क्यों, ये क्यों नहीं है? वक्त तो लेबनान पे इसराइल हमलावर भाई मैं कह रहा हूं फिल वक्त लेबनान पे हमलावर तो हो रहा है, लेकिन गजा को तो हड़प कर चुका है वो, उसकी बात क्यों नहीं हो? वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो उसके लिए उस मसले को एक इससे पहले एक जगह पे सेटल किया गया। बहस का रुख मोड़िए, मैं आपको बताऊं, बहस का रुख मोड़िए और ये ज़हन में रखिए कि जब तक फ़लस्तीनियों की रियासत का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक खित्ते में अमन नहीं हो सकता। ना आप इसराइल को किसी शरंगेजी से बाज रख सकते हैं, ठीक है, और आपके पास कोई इसके अलावा सॉल्यूशन भी कोई नहीं है। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान आज हम की बात करते हैं, आज हम बात ये कर रहे हैं कि इसराइल ईरान पर हमला ना करे, ईरान कहता है जी ये मुझ पे हमला करे, इसका मतलब है कि आप तो एक दूसरे के साथ इस डायलॉग में चले गए, पुरअमन बकाए बाहमी पे आप चले गए, आप मुझ पे हमला ना करें, मैं तुम पे हमला नहीं करूंगा। तो फिर आप मर्गबार इसराइल का जो नारा लगाते थे, मर्गबार अमेरिका से तो पीछे हट गए, हम मर्गबार इसराइल का जो नारा लगाते थे उसमें तो फ़लस्तीनी रियासत को आप कुर्बान कर गए। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चाहूंगा कि एजाज महमूद साहब और डॉक्टर फ़ानी साहब ये जो बात फारूकी साहब ने जो पॉइंट उठाया, क्योंकि बेस तो बहरहाल इस खित्ते के अंदर वो कांटा जो वहाँ पे बोया गया था इसराइल की शक्ल में इस खित्ते में, उसकी वजह से सारे मामलात हैं, वो जब तक हल नहीं होता क्या खित्ते में अमन आ सकता है, इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक।